हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं BA 6M का जो हमारा सेकंड पेपर होता है साइकोलॉजी का, काउंसलिंग एंड हेल्थ साइकोलॉजी, जिसका हमारा पेपर कोड है A090602T। इस वीडियो में हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं जो कि हमारा 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो है। तो इसको दिया गया था टाइम करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 75 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया होता है। जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो उसमें सोल्व कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लक्ष्य निर्धारण परामर्श के किस चरण का हिस्सा है। तो लक्ष्य निर्धारण जो होता है वो हमारे परामर्श के किस चरण का हिस्सा होता है? काउंसलिंग। परामर्श क्या होती है? काउंसलिंग। तो ये होता है हमारा योजना बनाने का, जो हमें लक्ष्य निर्धारण करना है वो हमारे योजना बनाने का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, अनुवर्ती चरण का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पर जो अनुवर्ती चरण का कार्य है ये देखिए, फर्स्ट दिया गया है समस्याओं की पहचान करें। ये हमारा अनुवर्ती चरण का कार्य नहीं है। ठीक है, अनुवर्ती चरण का कार्य होता है हमारा परामर्श की प्रभावशीलता की जांच करें। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है, ध्यान देने का कौशल परामर्शदाता को निम्न में से मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये मदद करता है तालमेल बैठाने में। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा गया है, परामर्श के सूक्ष्म कौशलों का मुख्य उद्देश्य यह है। परामर्श के जो सूक्ष्म कौशल होते हैं उनका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है हमारा प्रभावी संचार को बढ़ाना, यानी प्रभावी संचार बढ़ाएं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है, परामर्श में मूल्यांकन का उद्देश्य यह है। परामर्श में जो हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो होता है हमारा प्रगति का आकलन करना। ठीक है, जो हमारी प्रगति होती है, किसी भी चीज़ की प्रगति करना, यानी एक्सेस पॉइंट पर पहुंचना अपने, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है, सूचित सहमति का क्या अर्थ है। सूचित सहमति का हमारा अर्थ होता है परामर्श से पहले पूरी जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है, इनमें से कौन सा परामर्श का सबसे आधुनिक सैद्धांतिक आधार माना जाता है। तो सबसे आधुनिक और सैद्धांतिक जो हमारा आधार है परामर्श का वो होता है संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देखिए, एग्जाम देने से पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर देख कर जाइए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं एवरी ईयर। देन पूछा गया है, परामर्श मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। परामर्श मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से। ओके, देन पूछा है, निम्न में से परामर्श का उद्देश्य कौन सा नहीं है। परामर्श का उद्देश्य हमारे यहाँ पर नहीं है निर्णय को थोपना। ठीक है, बाकी सभी हमारे परामर्श के उद्देश्य हैं कि किसी व्यक्ति में जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविकास करना, उसका सेल्फ डेवलपमेंट करना, या फिर उसमें भावनात्मक समायोजन बैठाना। ठीक है, निर्णय थोपना ये कोई हमारा परामर्श का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। समस्या का समाधान करना भी हमारा परामर्श के अंतर्गत ही आता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है कि परामर्श में स्वायत्तता से तात्पर्य है। परामर्श में स्वायत्तता से तात्पर्य होता है ग्राहक का निर्णय जो होता है उसको लेने के अधिकार से। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। स्वायत्तता, जो ग्राहक है वो अपने निर्णय लेने का जो अधिकार है उसको स्वयं को है। देन पूछा है कि माध्यमिक विद्यालय में करियर परामर्श मुख्य रूप से किन पहलुओं से संबंधित होती है। तो ये किससे संबंधित होती है? अन्वेषणात्मक अनुभव से संबंधित होती है। पेशों का चयन करना या किसी व्यवसाय का चयन करना, इससे भी संबंधित होती है। और गैर हाजिरी और स्कूल छोड़ने वालों को कम करना, इससे संबंधित होती है। तो इन तीनों से ही संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन दिया गया है यहाँ पर कि मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी परामर्श में पुनरावृत्ति को इस प्रकार देखना सबसे अच्छा है। किस प्रकार को? पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का एक संभावित भाग। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है कि मादक द्रव्य पदार्थों के परामर्श में सहरुग्ण विकारों की उपस्थिति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है हमारा
एक साथ होने वाली मनोवैज्ञानिक या फिर मनोरोग संबंधी स्थितियां। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है गैर निर्देशात्मक परामर्श में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो मुख्य भूमिका किसकी होती है इसके अंदर, ग्राहक की। ओके, ऑप्शन बी हमारा इसलिए यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है परामर्शदाता द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों को थोपना निम्नलिखित का उल्लंघन है। किस चीज का उल्लंघन है? परामर्श की नैतिकता का उल्लंघन है हमारा, किसी भी व्यक्तिगत मूल्यों को परामर्शदाता पर थोपना। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, परामर्श नैतिकता का उल्लंघन। देन क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया है कि मादक द्रव्यों के परामर्श में विषहरण निम्न में से संबंधित है। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? ये संबंधित होता है हमारा वापसी के लक्षणों का चिकित्सा प्रबंधन करने से। ऑप्शन है इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि परामर्श में संक्षेपण के अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसके अर्थ से हम समझते हैं कि प्रमुख बिंदुओं की संक्षिप्त समीक्षा की जाए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है समस्या की पहचान किस चरण में की जाती है। जो समस्या की पहचान है वो हमारी की जाती है मूल्यांकन चरण में, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन दिया गया है यहाँ पर तालमेल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तालमेल स्थापित करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो होता है विश्वास को पैदा करना। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। परामर्श प्रक्रिया का हमारा अंतिम चरण होता है अनुवर्तन करना। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, फॉलो अप। देन पूछा है परिवार परामर्श का मुख्य आधार है। परिवार परामर्श का जो हमारा मुख्य आधार होता है वो होती है पारिवारिक बातचीत। ठीक है, बातचीत से हम कोई भी जो हमारा परामर्श है वो ले सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि जो परामर्श है, परामर्श नैतिकता में परोपकारिता का अर्थ क्या है। तो परोपकारिता का हमारा जो अर्थ होता है वो होता है ग्राहक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा गया है कि परामर्श इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति क्या करता है, स्वयं के विकास की क्षमता होना। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है यहाँ पर कि पारिवारिक परामर्श विशेष रूप से उपयोगी है। किस चीज में उपयोगी है? जो पारिवारिक परामर्श होता है ये होता है हमारा सीखने में, अगर हमें कोई कठिनाई हो तो उसमें भी उपयोगी हो सकता है, माता पिता बच्चे का संघर्ष इन दोनों में भी, और वैवाहिक कलह में भी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा सभी में। देन पूछा गया है कि परामर्श इस धारणा पर आधारित है कि समस्या समाधान में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, तो किस धारणा पर आधारित है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, ग्राहक की सक्रिय भागीदारी पर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है कि क्रमबद्ध विसंवेदीकरण का मूल सिद्धांत यह है। तो इसका मूल सिद्धांत हमारा होता है क्लासिकल अनुबंधन करना। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि गोपनीयता परामर्श की प्रमुख मान्यता मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, इसलिए हम गोपनीयता को परामर्श की मुख्य मान्यता मानते हैं, क्योंकि ग्राहक में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है निम्न में से कौन सा कथन परामर्श की मान्यता नहीं है। परामर्श की मान्यता हमारी नहीं है। देखिए, परामर्शदाता ग्राहक को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है, तो ये हमारी जो परामर्श की मान्यता है वो नहीं है, क्योंकि जो एक ग्राहक होता है, ग्राहक का अपना भी कोई मत होता है किसी चीज को खरीदने में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, ये हमारी परामर्श की मान्यता नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है कि गैर निर्देशात्मक परामर्श विधि किसने दी है। ये विधि दी है हमारी कार्ल रोजर्स ने। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि समस्या की पहचान तब सफल मानी जाती है जब, कब मानी जाती है सफल? जब ग्राहक समस्या से अवगत हो जाता है और स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है निम्न में से कौन सा परामर्श का सूक्ष्म कौशल नहीं है। परामर्श का हमारा यहाँ पर सूक्ष्म कौशल नहीं है दंड देना। ऑप्शन डी हमारा जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया गया है कि बाल उत्पीड़न परामर्श में बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है। तो ये इसलिए होती है कि बाल उत्पीड़न में मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा संबंधी, कानूनी और सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि विश्वास निर्माण
और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है गोपनीयता की सीमाओं को शुरू करने से ही स्पष्ट रूप से समझाएं। ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34 पर दिया है कि उपचारात्मक परामर्श का क्या अर्थ है? उपचारात्मक जो परामर्श होता है इसका अर्थ क्या होता है हमारा? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में मौजूदा समस्याओं को हल करना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है मादक द्रव्यों के सेवन संबंधित परामर्श में परिवार की भागीदारी का महत्व क्यों है? तो परिवार की भागीदारी का महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह समर्थन और निगरानी प्रदान करता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है सारांशीकरण कौशल का उपयोग कब किया जाता है? जो सारांशीकरण कौशल होता है इसका उपयोग हम करते हैं सत्र को समाप्त या पुनर्समीक्षा करते समय, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन 37 पर पूछा है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के हमारे जनक है आरोन बेक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो वो करेक्ट होगा। देन पूछा है निवारक या फिर निदानात्मक परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य की समस्याओं को रोकना। देन पूछा गया है तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा, ठीक है, किसने विकसित की? तो ये हमारी जो विकसित की थी तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा, इनका नाम है अल्बर्ट एलिस, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है पैराफ्रेजिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पैराफ्रेजिक होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा समझ दर्शाना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा है बाल उत्पीड़न परामर्श में दस्तावेजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, क्या विशेषता है इसकी? सटीकता और वस्तुनिष्ठता, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है न्याय के नैतिक सिद्धांत और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित परामर्श के बीच क्या संबंध है? इनके बीच संबंध होता है उपचार सेवाओं तक समान और निष्पक्ष पहुंच का, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है एलिस के एबीसी मॉडल में बी का अर्थ क्या है? जो एलिस का एबीसी मॉडल था उसमें बी का अर्थ है हमारा विश्वास, बिलीफ, ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है कि बेक के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हमारा मुख्य कारण होता है नकारात्मक स्वचालित विचार, ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि व्यक्ति केंद्रित परामर्श में आत्मविश्वास के सही क्रम का चयन करें। जो हमारा व्यक्ति केंद्रित परामर्श होता है उसमें आत्मविश्वास के सही क्रम का हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो इसका सही क्रम है हमारा यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले किसी भी चीज की हमारी होती है आत्म अभिव्यक्ति, ओके, देन उस चीज को हम आत्म से स्वीकृत करें, उसकी आत्म स्वीकृति होगी, उसके बाद उसकी आत्म अंतर्दृष्टि, ठीक है, हम अपनी अंतर्दृष्टि से उस चीज को देखेंगे, सबसे लास्ट में आता है हमारा आत्म साक्षात्कार, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है संज्ञानात्मक व्यवहारिक परामर्श किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये हमारा आधारित होता है सीखना और संज्ञानात्मक पर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जहाँ यहाँ पर कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है? ये देखिए, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा निर्देशात्मक होती है, ये बिल्कुल गलत है। सीबीटी विचारों को नजरअंदाज कर देता है, ये भी गलत है हमारा। सीबीटी वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है, ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। देन पूछा गया यहाँ पर 48 पर कि गैर निर्देशात्मक परामर्श को और क्या कहा जाता है? तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? इसको बोलेंगे हम क्लाइंट केंद्रित परामर्श, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा में डी का अर्थ है, इसमें डी का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन है विवाद, ओके, यानी डिस्प्यूटेशन, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि व्यक्तिगत परामर्श मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित होता है, तो ये केंद्रित होता है हमारा भावनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है रोजर्स की मूल शर्तों का सही क्रम चुनिए, इनका सही क्रम चुनिए। यहाँ पर देखिए रोजर्स की जो हमारी मूल शर्तें हैं उनका सही क्रम किस प्रकार था?
इनका सही क्रम है हमारा, सबसे पहले इसमें आती है हमारी सहानुभूति, देन सर्वांग समता, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा निशर्त सकारात्मक सम्मान। इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा सही क्रम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा है कि शिक्षण और स्कूल परामर्श के बीच मुख्य अंतर यह है कि, तो इसके बीच मुख्य अंतर है हमारा कि अध्यापन समूह उन्मुख होता है और परामर्श व्यक्ति उन्मुख होता है। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये इनके बीच मुख्य अंतर है। देन पूछा गया है इसके बाद कि परामर्श में कथित कथन को क्या माना जाता है। जो परामर्श में कथित कथन होता है उसको हम क्या मानते हैं? इसको मानते हैं हम परामर्शदाता द्वारा ग्राहक के संदेश को अपने शब्दों में दोहराना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 पर पूछा गया है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत निम्नलिखित को दर्शाता है। ये दर्शाता है हमारा गोपनीयता की अपेक्षा बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है परामर्श में गोपनीयता का अर्थ है। जो परामर्श होता है, परामर्श में गोपनीयता का अर्थ होता है ग्राहक की जानकारी को निजी रखना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा बाल उत्पीड़न का प्रकार नहीं है। तो बाल उत्पीड़न का हमारा प्रकार नहीं है नैतिक शिक्षा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से क्या मौजूद होता है। तो सबसे पहले जो हमारा किसी भी व्यक्ति में मौजूद होता है रोजर्स के अनुसार स्वाभाविक रूप से, तो वो होती है आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े मामले में रेफरल संबंधित निर्णय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर आधारित होने चाहिए। किस बात पर आधारित होने चाहिए? ये होनी चाहिए निर्भरता की गंभीरता और परामर्शदाता की योग्यता पर। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछा है कि बाल शोषण का महत्वपूर्ण संकेत क्या है। बाल शोषण का हमारा महत्वपूर्ण संकेत होता है व्यवहार में अचानक परिवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है पारिवारिक परामर्श में परामर्शदाता की तटस्थता का अर्थ है। तो परामर्शदाता की जो हमारी तटस्थता होती है इसका अर्थ होता है हमारा यहाँ पर देखिए परिवार के सभी सदस्यों को बिना किसी का पक्ष लिए समान रूप से स्वीकार करना। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 61 पर पूछा गया है कि बाल उत्पीड़न परामर्श में द्वितीयक अत्याचार से बचने का अर्थ है। द्वितीयक अत्याचार से बचने का अर्थ होता है हमारा बार बार पूछे जाने वाले असंवेदनशील प्रश्नों को कम करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान देने वाला या ध्यान देने वाले व्यवहार का उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले जो व्यवहार का उदाहरण होता है ये है हमारा आंखों से संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित परामर्श में हानि कम करने के दृष्टिकोण का प्राथमिक लक्ष्य है। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है हमारा पूर्ण संयम पर जोर दिए बिना नकारात्मक परिणामों को कम करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है संज्ञानात्मक व्यवहारिक परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका इस प्रकार है। परामर्शदाता की जो भूमिका होती है वो होती है हमारी निर्देशात्मक और सहयोगात्मक। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 65 पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति केंद्रित परामर्श में मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है। तो ये हमारी जो तकनीक है कौन सी प्रयुक्त होती है? भावनाओं का प्रतिबिंब। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है हमारा अचेतन मन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं सीबीटी में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है। इसमें गृह कार्य का उद्देश्य होता है हमारा नए कौशल का अभ्यास करना। ठीक है, टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पर पूछा गया है कि परामर्श देना सलाह देने से मुख्य रूप में इस प्रकार भिन्न है। तो ये भिन्न होता है हमारा ग्राहक आत्म समझ के माध्यम से समाधान खोजता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया है कि बेक के अनुसार
यहाँ पर देखिए, बेक के अनुसार स्वचालित विचारों को स्वचालित इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं, स्थितियों के प्रति तत्काल और अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 70 पर पूछा गया है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा में मूल मान्यताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित होती हैं। ये संबंधित होती हैं हमारी स्वयं, दुनिया और भविष्य के बारे में गहरी धारणाओं से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सा विद्यालय परामर्श का प्रकार है। परामर्श का जो हमारा प्रकार होता है इसमें वो है निवारक परामर्श, विकासात्मक परामर्श और उपचारात्मक परामर्श, यानी तीनों ही हमारे विद्यालय परामर्श के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है एक सामान्य सीबीटी सत्र के लिए सही क्रम का चयन करें। जो सीबीटी सत्र होता है हमारा, इसके लिए सही क्रम हमारा यहाँ पर कौन सा होगा। सही क्रम है हमारा सबसे पहले समस्या का आकलन करना, देन संज्ञानात्मक उसका हमारा पुनर्गठन करना, उसके बाद हम स्वतः स्फूर्त विचारों की पहचान करेंगे और सबसे लास्ट में होगा हमारा होमवर्क या फिर गृह कार्य असाइनमेंट। इसलिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा 4, 3, उसके बाद आएगा हमारा 1 और 2। देन क्वेश्चन नंबर 73 पर पूछा गया है कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा किस प्रकार की चिकित्सा है। तो ये होती है हमारी अल्पकालिक और लक्ष्य उन्मुख चिकित्सा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को क्या चाहिए कि छात्र को साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है मादक द्रव्यों के परामर्श में प्रेरणा साक्षात्कार का क्या लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य होता है हमारा आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुके हैं हमारे साइकोलॉजी का जो सेकंड एग्जाम है उसके 75 क्वेश्चन जो है वो सोल्व। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।